This is part two of cloud computing technologies and application. In part वन हमने क्लाउड की इकोनॉमी को समझा, उसके 10 लॉस को समझा whenever we are going to deal with cloud, उसकी कितना कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बनाना सीखा। इन दिस वीडियो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड की टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करेंगे अदर देन क्लाउड आर्किटेक्चर। टेक्नोलॉजीज क्या है मार्केट में अवेलेबल, कैसे चलता है क्लाउड, वो इस डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, इंडेक्स देख लेते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आएंगे, मल्टी सीडियंस आएंगे, मेटा सीडियंस, मोबाइल क्लाउड एंड इंटर क्लाउड के इश्यूज क्या होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने। देन सबसे पहले हम समझते हैं क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है और डिफरेंट सर्वर से क्या। हमने पहले ये पढ़ा कि हमने ये पढ़ा है, अम, एक मिनट, हमने ये पढ़ा है कि वी हैव वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड, जिसमें क्या होता है जब भी कोई यूजर आता है वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर हुआ है, कंपनी डिफरेंट सर्वर लगा देती है। जितने रिक्वेस्ट आती हैं वो रिक्वेस्ट जो है लोड बैलेंसर की लेयर लगी होती है, एलबी लोड बैलेंसर होता है। वो जितनी भी रिक्वेस्ट हिट करती है उन रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर, ओरिजिनल सर्वर्स के ऊपर हिट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत यह आती है कि आपको लोड बैलेंसर का पैसा अलग से देना पड़ेगा, कॉस्ट देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी इश्यूज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्वर्स के खर्चे आएंगे, उन सर्वर्स को फिजिकल किसी जगह पे स्टेबल करना पड़ेगा, उन सर्वर्स की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, और वो सर्वर स्पेस भी ज्यादा होगा, मतलब रिसोर्सेस भी उनमें ज्यादा होंगे। बिग सीपीयू, बिग रैम एंड बिग जीपीयू विल बी नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स। और ये ट्रेडिशनल वे था, पहले जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती थी तो इस ही मेथड में होती थी क्लाउड, कि तुम एक लोड बैलेंसर लगाते हो, डिफरेंट सिस्टम्स लगाते हो, उस पे कॉल लगती है और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम अपने को मेंटेन करते हैं। लेकिन जो अब चला है सिस्टम उसमें क्या होता है, लेट्स डिस्कवर। अब सर्वर की इश्यूज, इन इश्यूज को देखते हुए कि मेरा बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, मेरे को फिजिकल जगह चाहिए, मेरे को सर्वर से स्टैब्लिश करना पड़, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा लग रहा है, स्पेस भी लग रही है। इनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसकी जगह पे सेकंड ऑप्शन लेके आए हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आई है, वो होती है सीडीएन। सीडीएन होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या कहता है कि तुम बजाय किसी मिनी सर्वर के, मतलब तुम एक ओरिजिनल सर्वर टू ले आओ एज कंपेयर टू सर्वर वन, और सर्वर टू ले आओ, नया सर्वर ऐड कर रहे हो, उसकी जगह पे आप एक कैशे सीडीएन लगा दो। सीडीएन सर्वर की तरह काम करेगा लेकिन ये उतना बिग स्पेस रिसोर्स नहीं लेगा जितना एक ओरिजिनल सर्वर लेता है। और तुम मल्टीपल सीडीएन नियर बाय लोकेशन में, सर्वर पैसा ज्यादा लेता है, हो सकता है एक सर्वर तुम इंडिया में लगाओगे, एक ऑस्ट्रेलिया में लगाओगे, दैट विल बी श्योरली इजी। लेकिन अब उन सर्वर, अगर तुम इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है, हर स्टेट में तुम डिफरेंट डिफरेंट सर्वर नहीं लगा सकते। अब तुम बॉम्बे में सर्वर एस्टेब्लिश कर सकते हो, आईटी सिटी है। पंजाब में बड़ा सा सर्वर अभी तक नहीं लगा, वहां पर हम नियर बाय सीडीएस लगा देते हैं कि स्मॉलर कैशे लगा है, आप उस कैशे की मदद से कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। सीडीएन बेसिकली होता क्या है, सीडीएन इज अ स्मॉल कॉपी ऑफ आवर डेटा ऑफ आवर मेन ओरिजिनल सर्वर। ओरिजिनल सर्वर की कुछ डेटा की कॉपी इसमें रखी जाती है, इसके कैशे में उस डेटा को रखा जाता है। अब जब भी कोई यूजर आता है, यूजर आएगा, वो सबसे पहले पहले तो क्या होता था, वो रिक्वेस्ट भेजता था, लोड बैलेंसर आया और उसने मेन सर्वर, सर्वर वन जो बेंगलुरु में था या फिर चेन्नई में था, उसने उस पे हिट मारा और तुम्हें रिक्वेस्ट वापस दे दी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीडीएन क्या कहता है, लोड बैलेंसर जब भी आएगा वो बोलेगा ओरिजिनल सर्वर पे हिट मारने से पहले आप अपने लोकल कैशे कैशे और सीडीएन में चेक करो, अगर तो डेटा अवेलेबल है
डेटा अवेलेबल है देन तो रिक्वेस्ट यूजर को यहीं से बैक दे दो। ओरिजिनल सर्वर में हमें हैंडल करने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए, क्योंकि हर एपीआई कॉल का पैसा लगता है, हिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम किसी एक्सटर्नल एपीआई से न्यूज फेच करें, हर बार न्यूज फेच करने से अच्छा है हम खुद का एक सीरियन या फिर डेटाबेस लगा ले, जहां पर हम कुछ न्यूज को रखें, उसको फेच करें और शो कर दे। दिस विल बी एन अनदर यूज केस दैट वी कैन ऐड इनटू अवर डेटा। ठीक है। सीरियन कैसे होंगे? एक तो सीरियन होता है कि क्लाउड बेस्ड तुम स्टोरेज लगा लो जो सर्वर से डाटा लाएगा और इसमें रख। दूसरा सीरियन होता है लोकल स्टोरेज। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम कुकी बनाते हैं या फिर JWT टोकन बनाते हैं, वो क्या करता है, वो क्या अपना जो लोकल डेटा है वो लोकल स्टोरेज पे रख। मतलब दो तरह की स्टोरेज होगी सीरियन में, एक तो होगी लोकल स्टोरेज, एक होगी क्लाउड पे स्टोरेज रखो। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो तुमने कोई डेटा चेंज किया, वो सीरियन में चेंज हो गया, वो अब मेन सर्वर में कैसे सेम होगा कंसिस्टेंसी के लिए? उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स होती है। इसका मतलब ये होती है अगर कोई सीरियन के डेटा में, मतलब डुप्लीकेट कॉपी में कोई चेंज होता है, तो वो ओरिजिनल सर्वर में भी अपने आप कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। कंप्यूटर के पास कुछ टाइम लगा होता है, मतलब इतने टाइम के बाद आपको चेक करना है क्या कोई सीरियन में चेंज है। अगर सीरियल में चेंज है देन रिफ्लेक्ट दिस चेंज टू द ओरिजिनल सर्वर। ठीक है। दिस इज द सिंपल टास्क जो हमें करना होता है। This is the primary goal to improve web performance by reducing the time needed to send content designed to reduce network latency। मतलब हर बार सर्वर पे हिट मार के लेटेंसी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, टाइम कम हो जाता है और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाती है। एज सर्वर्स होते हैं और सीरियल्स के पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। जो भी यूजर नियर बाय है उसके नियर बाय का सर्वर या फिर सीरियल हिट होगा, बजाय हम सारी रिक्वेस्ट जो है मेन सर्वर पे हिट करें जो कि मेरा इंडिया में है। ठीक है। तो उसकी कॉपी मैं ऑस्ट्रेलिया में रख सकती हूँ या डिफरेंट लोकेशन में रख रही हूँ। ये दिखा रहा है कि जब पहले पुराने जमाने में क्या होता था, यूजर आता था, वो क्या करता था, यूजर यूजर सीधा आके मेन सर्वर पे अपनी जो है रिक्वेस्ट को सेंड कर देता था। यूजर आया, उसने क्या किया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के पास कोई कैशे नहीं होता था, वो मेन सर्वर के पास जाता था, अपना आंसर लेके चला जाता था। लेकिन अब जो यूजर आते हैं वो डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट का लिंक सर्च करते हैं, वो कंटेंट डिलीवरी के पास जाता है, वो कैशे में चेक करता है, अगर वो डेटा प्रेजेंट है तो यहीं से यूजर को उसको आंसर दे दो, अगर नहीं है देन ओनली चेक इनटू द ओरिजिनल सर्वर। ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विसेज इन क्लाउड। क्लाउड में क्या एग्जांपल्स है कंटेंट डिलीवरी में? तो बहुत पॉपुलर जो एग्जांपल्स हमारे पास क्लाउड की है अवेलेबल, AWS बिजनेस हमारे पास अवेलेबल है। सम अदर पॉपुलर सीरियल सर्विसेज अकामी हो गया, एजकास, लेवल 3, कैप्सूला, ये सारी हमारे पास एक क्लाउड फेयर भी हमारा एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू काम करता है, जो हम इन केस अपने किसी भी सर्वर में या फिर सर्विस में यूज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हमारे आता है कि वाई नॉट सर्वर्स एट मल्टीपल लोकेशन इंस्टेड ऑफ सीरियल। ये मैं ऑलरेडी बता सकती हूँ, सर्वर को पैसा ज्यादा चाहिए होता है, उसके लिए कंडीशन बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीरियल। सीरियल इस्टेब्लिश करना मच इजियर है एज कम्पेयर टू अवर ओरिजिनल सर्वर। अब मल्टीपल सीरियंस क्या होते हैं? मल्टी सीरियंस ये होते हैं कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे ही सारा पैसा लगा के, ये सारा पैसा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को दे के आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के सीरियन खरीद रहे हो, तो हो सकता है उस ऑर्गेनाइजर की पैसे ज्यादा ले रही हो और रिसोर्सेज कम दे रही हो। तो इसकी जगह पे एक कंसेप्ट होता है कि आपको छोटे छोटे सीरियन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से। अब मान लो मुझे एक सीरियन जो है यूएसए में लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंडिया से एक सीरियन खरीद के यूएसए में सेटअप नहीं करूंगी कि इंडिया वाला सीरियन लिया, उस कंपनी को बोलूं भाई इंडिया वाला मेरे को यूएस। नहीं, वो बोलेगा कि तुम यूएसए की जो कंपनी सीरियन बेचेगी ना, उससे कांटेक्ट करो और यूएसए का सीरियन ही यहाँ पर स्टेब्लिश करो। अगर मैं जापान में एक सीरियन लगाना है तो मैं जापान की किसी कंपनी से कांटेक्ट करूंगी और जापान का सीरियन यहाँ पर लगाऊंगी। अगर मेरे को नॉर्थ कोरिया या फिर आप बोल दो चाइना में सीरियल लगाना है, तो मैं चिंग चाउन से वो करूंगी और वहां पर चाइना का चिंग चाउन जो प्रेसिडेंट है उधर का, वो वहां से कांटेक्ट करूंगी और वहां से उसका सर्वर जो है वो इस्टेब्लिश कर दूंगी। ठीक है।
इससे हमारे पास एफिशिएंसी ये आएगी कि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हमने डिफरेंट सीडियन खरीद ले हैं। कुछ सीडियन हमें सस्ते पड़ जाएंगे, कुछ हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू अदर। इससे ये भी होगा कि जो यूज़र जिस जगह पे है उसको नियर बाय सीडियन से अपनी जो सर्विस है मिल जाएगी, उसको जापान जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उससे लेटेंसी लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लो और कॉस्ट बढ़ेगा, मल्टीपल प्रोवाइडर्स होंगे, ज्योग्राफिकल रिडंडेंसी होगी, सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, ऑप्टिमाइज होगी बैंडविड्थ, वो तो होगी ही होगी। द इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट सीडीएन प्रोवाइड हो जाता है, जैसे क्लाउड ए, क्लाउड बी, क्लाउड सी, यूएसए का, जापान का, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। दिस आर द एग्जांपल जो मैंने पहले ही दे चुकी है। आइडेंटिफाई सीडीए पर फिंगर, ये आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ता है कि कौन सा सीडीएन आपकी कंपनी के हिसाब से बेस्ट फिटेड है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना सीडीएन चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है मेटा सीरियन। अब देखो मेटा सीरियंस क्या कहता है। मेटा सीरियन क्या है? मेटा कंपनी जो है वो बहुत अच्छा सीरियन प्रोवाइड करती है। इट फोर्सेस अस टू लर्न अबाउट अ मेटा सीरियन। व्हाई मेटा सीरियन? अब देखो मल्टी सीरियन से हम मल्टी मेटा सीरियंस पर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? बाय टू मेटा सीरियन, बाय नॉट टू मल्टी सीरियन ओनली। मल्टी सीरियन में हम क्या कर सकते हैं? मान लो आपने एक सीरियन गूगल का ले लिया, एक amazon का ले लिया, एक आप मेटा का ले लिया, ठीक है। अब अगर आप गूगल से amazon में कोई डेटा पास कर रहे हो तो आपकी टाइम बढ़ जाएगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? आपको यूजर अगर कोई क्वेरी देगा तो आपको सिर्फ गूगल में बात नहीं करनी, हो सकता है गूगल इससे amazon से बात करे, amazon इससे पूछे कुछ सीरियन की मेरे पास डेटा नहीं है माइक्रो। तो ये जो बीच में प्रोसेसिंग का टाइम है ये भी तो बढ़ रहा है। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है इंडिपेंडेंसी। कुछ हो सकता है कि यहाँ का जो सॉफ्टवेयर गूगल में काम करता है वो उस कैपेबल नहीं हो कि वो रिक्वेस्ट को amazon पे ट्रांसफर कर दे, या फिर यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो एपीआई वो उस लेवल की amazon के लिए तो बेस्ट है लेकिन वो गूगल पे हिट ही नहीं कर पा रही। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। थर्ड होता है कि यूजर अगर amazon बहुत टाइम से यूज कर रहा है तो यूजर वहीं पे बॉन्ड हो जाता है, उसे बाकी सर्विसेज का पता ही नहीं लगता और वो उसको चलाना भी नहीं सीख पाता है, ठीक है। अब देखो डेटा ब्रीच करने का भी डर रहता है। अगर तुम किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर लिंक कर रहे हो तो बीच में कोई भी बाईपास करके तुम्हारा डेटा ब्रीच कर सकता है, तो सिक्योरिटी इश्यू भी आता है। मेटा सीडियन क्या करता है? मेटा सीडियन आया कॉस्ट इफेक्टिव चीजें। मेटा ने क्या किया? मेटा बताया कि आप मल्टीपल सीडियन मल्टीपल कंपनी के बाय मत करो। मैं मेटा कंपनी हूँ, मैं क्या करूंगा अपने छोटे सीडियन अमेरिका में भी रखूंगा, अपने छोटे सीडियन जापान में भी रखूंगा, जर्मनी में भी रखूंगा और इंडिया में भी रखूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आप एक ही कंपनी का ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करोगे, आपको चीज सस्ती पड़ेगी और जब आप इसमें डेटा ट्रांसफर करोगे तो हम हाई सिक्योरिटी देंगे। हाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि यहाँ पर कोई एपीआई हिट कर रही है और यहाँ पर एपीआई हिट ना करे, क्योंकि दोनों का सर्विस प्रोवाइडर सेम है, आर्किटेक्चर सेम है, तो दोनों का कम्युनिकेट करने का मीडियम भी सेम रहेगा और वर्किंग भी सेम रहेगी। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जो कि मेटा ने सॉल्व की है। इसीलिए इसे परफेक्ट कंटेंट डिलीवरी ग्रुप माना जाता है अगर आपको अपने कंटेंट डिलीवरी को ऐड करना अपने सिस्टम में, और ये परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फीचर और क्या है? ग्लोबल प्रेजेंस। मैंने बोला कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से लिंक करने की जरूरत नहीं, मेटा ने अपने ही सर्वर बहुत जगह पे है तो ये ग्लोबल पे प्रेजेंट है। फास्ट कंटेंट डिलीवरी एज कम्पेयर टू मल्टी सीरियल। मल्टी सीरियल में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, गूगल है या जर्मनी की कोई कंपनी है XYZ। अब उसकी लेटेंसी कुछ और है, इसकी लेटेंसी कुछ होगी। और यूजर आया अगर वो इस पे आएगा तो उसको फास्ट हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पर आएगा उतना फास्ट ना मिले, तो वो इरिटेट होगा ना श्योर कि एक टाइम पे तो मेरी क्वेरी अच्छी चल रही है, दूसरे टाइम पे वो सेम क्वेरी मेरी चलना ही बंद हो गई है, ठीक है। ये ग्लोबल प्रेजेंस ऑलवेज अप टाइम होता है। मेटा सीरियन में बहुत ज्यादा ऐसा टाइम केस आया है कि उसमें डाउन टाइम आया है, डाउन टाइम की एरर हमारी कंपनी की तरफ से फेस हुई है, ठीक है।
उसके बाद ये आता है मेटा सीरियंस की, ये वेब पोर्टल्स है, उस एसएलएस होते हैं, ये सारा जैसे भी एक डायग्राम है। मेटा सीरियंस में मल्टीपल सीरियंस कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट होता है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहती है कि जब हमारे पास पुराने मोबाइल होते थे ना, उसमें क्या होता था, उसमें हम खुद का क्या करते थे, लोकल स्टोरेज होती थी। लोकल स्टोरेज मतलब उसका जो एसएसडी जो भी लगी होती है मोबाइल में, उस पे डेटा स्टोर होता था। लेकिन अगर हम टेलीग्राम इस पे या व्हाट्सएप हमें मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप व्हाट्सएप के सारे मैसेज उसी लोकल स्टोरेज पे सेव करो और जब भी यूज करो लोकल स्टोरेज से उठाओ और वहां पर मैसेज 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 शो करते रहो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि स्टोरेज तो फुल हो जाएगी, आप मैसेज ही नहीं कर पाओ, कितनी एक्सीड लिमिट तक करोगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लाउड रिसोर्सेज की। क्लाउड के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, स्टोरेज मोबाइल की यूज कर रहे हैं, या फिर अपनी फोटोज को स्टोर कर रहे हैं, या फिर अपनी गूगल यूनिस पे। ऐसे हम क्लाउड की जो स्टोरेज है मोबाइल में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिमोट प्रोसेसिंग की, हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड पे। एक्सेस मेथड आ जाते हैं। बैकएंड का सिस्टम होता है कि बैकएंड से तुम, जैसे हमने एंड्रॉयड में कोई प्रोजेक्ट बनाया कि हम पोर्टलिन पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पीछे सर्वर पे नोड जेएस के सर्वर से हम क्लाउड मोंगोडीबी एटलस पे अपना काम कर रहे हैं। दिस इज एन एक्सेस मेथड। वेब सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर फोरकास्टिंग, अडॉप्टिंग ऑफ मोबाइल ट्रेंड्स एंड डिमांड्स। ट्रेंड के चक्कर में ये जो एंड्रॉयड का एप्पल मोबाइल में क्लाउड आया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। और कैसे काम करता है, मोबाइल सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, प्रोसेसिंग सिस्टम पे वो सिग्नल जाता है और सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। उसके बाद कैसे एग्जांपल्स होती है, जैसे ईमेल भी एग्जांपल है, सोशल मीडिया, ये सब हमारी क्लाउड जो है मोबाइल का एक एग्जांपल हमें दी हुई है। ठीक है। तो ये मोबाइल की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमें जो प्रोवाइड करता है क्लाउड, वो यहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊँ कि एडवांटेजेस क्या होती है, इसमें क्या होती है, बैटरी लाइफ होता है कि ऑब्वियसली स्टोरेज कम है, फोन कम हैंग होगा, बैटरी बढ़ेगी, डेटा बढ़ेगी, एंड एवरीथिंग सिंपल सिंपल। उसके बाद इंटर क्लाउड इशू, मतलब तुम अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, गूगल और amazon के डिफरेंट सीरियंस ले रहे हो, क्लाउड को इंटरकनेक्ट कर रहे हो, तो क्या क्या इशू आएगा। उन इशू को फर्स्ट टाइम सिस्को ने 2008 में डिस्कवर करेगा। और लेट्स सी उनको एक बार हम देखें। इंटरऑपरेबिलिटी इशू वही हमने ऐसे जैसे बोला कि अगर एक एपीआई मेरी इस सर्वर के लिए बनी है, तो हो सकता है कि वो एपीआई जो है मेरी सीरियन टू पे काम ही नहीं करे। पोर्टेबिलिटी इश्यूज, सिक्योरिटी मतलब बीच में डेटा ब्रीच हो सकता है। नियम नेटवर्क लेटेंसी, जो बीच में डेटा ट्रांसफर या सीडीएन की रिक्वेस्ट, अगर सीडीएन पे डेटा नहीं मिला, सीडीएन पे डेटा नहीं है, तो मेन सर्वर पे वो चेक करेगा। सर्वर तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी लेटेंसी को बढ़ाएगा। अब हर एक सर्विस प्रोवाइडर के अपने एक रूल्स होते हैं। हो सकता है इस कंपनी का सर्विस लेवल एग्रीमेंट अलग हो, इसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट अलग हो, ये जीएसटी सर्टिफिकेट मांगती, ये कोई और सर्टिफिकेट लेनी चाहती हो कि इसी के बिहाफ पे तुम्हें नौकरी मिलेगी या फिर एंट्री मिलेगी। तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन देता है कि हाँ तुम एक क्लाउड के दूसरे क्लाउड के साथ लिंक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग की इश्यूज की कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है। इसका ब्रीफ में हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग कैसे आई, क्यों। मशीन लर्निंग होती है कि तुम्हें क्या है, क्लाउड को मेंटेन करने के लिए खुद कुर्सी पे बैठ के 24/7 आवर्स उस क्लाउड पे ध्यान नहीं देना है। अगर कोई ऐसा एरर आता है, तो लेट द मशीन लर्निंग एआई हैंडल इट। एआई की एल्गोरिदम होगी, वो उस डेटा को लेगी, एनालाइज करेगी और उस कॉम्प्लेक्ट को इजीली रिसॉल्व कर देगी, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट
पर्टिकुलर कस्टमर ऑल टाइम। अब तुम कभी भी देखो किसी भी वेबसाइट पे आप क्वेरी सेक्शन में चैट बॉट ओपन करो तो 90% केसेस उस चैट बॉक्स में अब एआई लगी रहती है कि 24/7 आपकी सपोर्ट मिलती रहे। और क्लाउड में हम एमएल मॉडल लगाया तो उस एमएल मॉडल को हम क्लाउड में डाल देते, वो एमएल मॉडल चैटिंग के लिए हेल्प करेगा, आपकी क्वेरी हैंडल करेगा या फिर कैसे भी करेगा, जिससे स्केलेबिलिटी आती है, कॉस्ट इफेक्टिव आता है। मतलब एमएल मॉडल, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये भी तो क्लाउड के ही है ना। क्लॉड अब लोकल पर्सन पीसी पे तो चलता नहीं है, वो भी तो एक क्लाउड बेस्ड एआई है। एलएलएम जो है सारे के सारे वो सारे क्लाउड पे चलते हैं और वो क्लाउड पे काम करते हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है, मतलब जो आपको मॉडल यूज करना है जीपीटी प्रो तो उसके पैसे दो, जीपीटी प्रो अल्ट्रा मैक्स करना है तो उसके पैसे दो। उसमें डेटा स्टोरेज होता है, डेटा प्रोफेसी, कोलैबोरेशन, प्री बिल्ड सर्विस, ऑटो एमएल, रियल टाइम इंटरफेस। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग होती है कि तुम क्लाउड का डेटा ले रहे हो, क्लाउड का डेटा ले रहे हो कस्टमर का या कुछ एल्गोरिदम का, उसको एमएल मॉडल में भेज रहे हो, एमएल मॉडल उसे सॉल्व कर रहा है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग होती है। सुपरवाइज मतलब हमारे पास डेटा है उसी को लर्न करके हम मॉडल बना रहे हैं। अनसुपरवाइज मतलब पहले से कोई डेटा नहीं है, जैसा हमारे पास पैटर्न दिया हम पैटर्न को खुद एनालाइज करेंगे, खुद मॉडल बनाएंगे। और ऐसे ही होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होती है ये आपको पता है। अब हमें क्या करना है? सर्वर्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, नॉट एवरीवन हैज पावरफुल मशीन, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिवली। अब देखो लिमिटेशन क्यों है क्लाउड बेस्ड एमएल मॉडल की? डेटा प्राइवेसी। अब मैंने बताया क्लाउड से डेटा लगा के एमएल मॉडल बनता है तो डेटा प्राइवेसी आती। लेटेंसी, एमएल की मॉडल बहुत ही हार्ड लॉजिक मैथ होता है, प्रिडिक्ट करने में टाइम लगेगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी। इंटरनेट डिपेंडेंसी मतलब तुम्हें एक इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई आना ही चाहिए कि तुम उस वाईफाई से कनेक्ट करो और अपने एमएल मॉडल को यूज करो। चैट जीपीटी या फिर क्लॉड कभी भी विदाउट वाईफाई के काम नहीं करेगी। वेंडर लॉक इन एंड टू स्विच प्रोवाइडर्स वांट्स डीपली इंटीग्रेटेड। मतलब अगर ऐसा है कि तुम्हारा जो है तुम्हारा कोई यूजर एक एमएल मॉडल पे अटक गया फ्री वाले पे, तो बहुत हार्ड होता है कि वो यूजर प्रो वर्जन ले। ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल होते हैं, डेटा ट्रांसफर की लिमिट होती है कि तुम एक ही फोटो डाल सकते हो, 2 फोटो डाल सकते हो। टाइप ऑफ क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग देखते हैं। पहले आता है एआई एज अ सर्विस। एआई एज अ सर्विस में तुम एआई मॉडल अपना क्लाउड में दे देती हो यूज करने के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, चैटबॉट, रिकमेंडेशन सिस्टम दे देती है। इसमें एग्जांपल आती है विजन एआई, ट्रांसलेशन एआई, ये सारी रियल वर्ड है। जैसे कि जीपीटी मॉडल्स, एआई मॉडल, चैट बेस, ओपन एआई, amazon वेब सर्वर पे जो एआई लगी होती है वो हम बेच सकते हैं। दूसरा आता है जीपीयू एज ए सर्विस। जीपीयू ऐसे सर्विस मतलब क्या होता है? एनवीडिया क्या करता है, तुम खुद का जीपीयू खरीदो, लाखों के कंप्यूटर आते हैं बड़े जीपीयू वाले, वो खरीदने से अच्छा है तुम क्या करते, गूगल को लैब पे जब हम डेटा साइंस का काम करते, एक ऑप्शन आती है इनहेंस यूर जीपीयू, जीपीयू या सीपीयू चेंज कर सकते। मतलब तुम कुछ टाइम के लिए जीपीयू सर्विस क्लाउड की यूज करो, गूगल क्लाउड यूज करो डेटा साइंस के लिए, और ये सब करो तो आप उसको भी एमएल मॉडल में काम कर सकते हो। जनरेटिव एआई एज अ सर्विस, तुम टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोड की भी एआई बना सकते हो। एग्जाम्पल ये आपके सामने है। उसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी काम चल रहा है, ये फ्यूचर है क्लाउड का। पहले हम क्या करते हैं, मशीन को सिर्फ पता है 0 और 1 के बारे में कि 0 क्या है 1 क्या है। अब देखो अब इस 0 1 में क्या होता है, एक टास्क आया, वो टास्क को कंप्यूटर परफॉर्म करा, या तो वो उसे 0 समझेगा या तो उसे 1 समझेगा, और सीपीयू एक टाइम पे एक टास्क प्रोसेस करेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहती हूँ जहां पर मैं मल्टीपल टास्क पैरेलल में चलाऊं, मल्टीपल टास्क आई वांट टू रन इन पैरेलल,
तो मैं क्या करूंगी, क्वांटम बिट यूज करती हूँ। क्वांटम बिट क्या होता है कि एक टाइम पे 0 और 1 दोनों ही प्रोसेस करें। इन लैंग्वेज में कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर तुम एक बार 0 को 1 चेंज कर रहे हो बिट कन्वर्जन में, तो तुम्हारी जो 1 है ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। क्वांटम स्पीड होती है, स्पीडी होता है क्योंकि पहले टास्क हो रहे तो स्पीड होगा। और इसमें मशीन लर्निंग लगा दोगे कि तो जो लेटेंसी कम हो रही थी कि तुम्हारी मशीन लर्निंग मॉडल स्लो चल रहे थे वो अब फास्ट करने शुरू हो जाएंगे। ये तुम्हारी कुछ मशीन लर्निंग की प्रोसेसिंग होती है, मेजरमेंट, क्वांटम गेट्स। उसके बाद ये सारा जीपीयू केपीयू क्वांटम प्रोसेसर आम जो नॉर्मल ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट होता है वो 0 1 में होता है। इसमें क्यूबिट्स आ जाती है, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम अपनीन, एआई ट्रेनिंग, क्वांटम ऑप्टिमेशन। ये सारे डिफरेंस है, थ्योरी है जो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, यू कैन रीड इट टू योरसेल्फ। उसके बाद थैंक यू एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक कवर्ड एट सक्सेसफुली। द टाइम इज 12 एंड मैंने 12 AM पे इसको कवर कर दिया है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जो भी है। अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, मैं जा रही हूँ सोने, मेरी एनर्जी हो गया लो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास एंड टेस्ट।